हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और वो प्लेन मिरर और स्फेरिकल से हम टोटल डिस्कशन कर चुके हैं उसके बारे में। आज मुझे स्टडी करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन कब होता है? जब मीडियम चेंज हो जाएगा। तो मेरे को 10th क्लास की नॉलेज है मुझे कि मेरे को ये पढ़कर आया हूं मैं कि अगर कोई ये मेरा सपोज नॉर्मल है, ये कोई रे आ रही है, इट आइदर बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल और bends away from the normal depending upon refractive index of this medium, depending upon refractive index of the medium। अगर ये rarer है, ये denser है, then bends toward the normal। अगर ये denser है और ये rarer है, then bends away from the normal। तो चलो पहले मैं भी toward की बात कर देता हूं कि ये denser medium में आ गई है और ये मैं बेसिक पढ़कर आया हूं कि दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये 10th क्लास में मैंने कहीं ना कहीं छोटा सा पढ़ा है। अब इसको पढ़ने से पहले मुझे इस मीडियम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। मैंने कहा ये मीडियम अगर डेंसर है, ये रेयरर है, बेंड्स अवे। अगर ये रेयरर है, ये डेंसर है, द बेंड्स टुवर्ड। तो दोनों बना देता हूं। चलो मैं अभी तुमने बेंड्स टुवर्ड बनाई थी बेटा जी, अभी सेम रे प्लॉट कर देते हैं, बेंड्स अवे कर देते हैं। क्या दिक्कत है? आई और ये आर लिख देते हैं। दिस इज योर कौन सा? डेंसर मीडियम। दिस इज योर रेरर मीडियम। अगर आप इस फिगर की बात करते हैं, दिस इज योर रेरर मीडियम, दिस इज योर डेंसर मीडियम। अब ये रेरर और डेंसर क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम की बात कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, यही मुझे बताएगा कि इन दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है, या मैंने कब इसको डेंसर बोलना है, कब इसको रेरर बोलना है। व्हाट आई एम सेइंग, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, यही मुझे बताएगा कि मैंने इसको रेरर कब बोलना है, इसको डेंसर कब बोलना है, या इसको डेंसर कब बोलना है, उसको रेरर कब बोलना है। तो मेरे पास एक क्वांटिटी है विच टेल्स अबाउट द, यू कैन से, डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो अगर वो डेंसर है, मींस डेंसिटी ज्यादा है उसकी, तो दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। So what is the refractive index of medium? अगर मैंने कुछ भी नहीं लगाया साथ में, इट मींस मैं पर्टिकुलर मीडियम की बात कर रहा हूं और आई एम टॉकिंग ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। उसका किसी के कंपैरिजन में नहीं, जब कंपैरिजन की बात करूंगा फिर वो रिलेटिव बन जाएगा। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस ऑब्लिक वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जिस मीडियम की बात कर रहे हो आप, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, आप जिस मीडियम की बात कर रहे हो, तो कहता है आपने कुछ नहीं करना, आप चेक करो कि स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस कितनी है। स्टैंडर्ड वैल्यू है c, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कहता है अब स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में निकालो जिसका आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, वहां मान लो v है। सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इस छोटी सी डेफिनेशन में कोई डाउट होगा? बच्चों, मैंने क्या कहा है कि यहां पर आप पढ़कर आए हैं 9th और 10th क्लास के अंदर कि जब रे ऑफ लाइट जो है दैट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, इट आइदर बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल और मूव्स और बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दो बातें पढ़कर आए हैं हम। तो वहां तो जस्ट लॉ पढ़ा मैंने और आगे चल पड़े हम लोग। लेकिन मैंने कहा ये क्यों बेंडिंग हो रही है कि उस मीडियम का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब जो मीडियम की बात, जिस मीडियम की मैं बात कर रहा हूं, उस मीडियम का अपने की, उसके अपने की बात कर रहा हूं, मींस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, वो मीडियम का कितना होगा। कहता आपने कुछ नहीं करना, सिंपली आप स्पीड ऑफ लाइट एयर में आपको मालूम है, उस मीडियम में निकाल लो कितनी बनती है, कितनी आ रही है, दोनों को डिवाइड करो, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि ये स्पीड जो है कभी भी इससे बड़ी नहीं हो सकती। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम स्पीड है, उससे बड़ी स्पीड नहीं हो सकती। इट मींस म्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, पहली बात। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कैन नॉट बी लेस देन 1 या इक्वल टू 1 भी होगा, वो फ्री स्पेस को भी करते हैं, उसको भी कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता, हमेशा बड़ा आएगा। क्यों? जो v है दैट इज, ये क्यों हो रहा है भाई,
बिकॉज v हमेशा c से छोटी होती है। एट द मोस्ट बराबर हो सकती है, अगर बराबर होगी तो 1 आ जाएगा। जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज द मैक्सिमम स्पीड, इसके रिलेटिव में कोई स्पीड नहीं है। आप ना ही ये कह सकते हो कि सी में कुछ ऐड कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। तो सी इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट। तो जो v है दैट कैन बी आइदर लेस देन और इक्वल टू स्पी, तो ये भी फिर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है। तो लेकिन चलो अभी हम मीडियम की बात कर रहे हैं। मीडियम में तो ये क्या आएगा बच्चा जी, लेस देन सी आएगा मीडियम के अंदर। तो जब लेस देन सी आएगा तो ये इज लेस देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 1। अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्री स्पेस का बताना है भाई, फ्री स्पेस, उसको चलो मैं म्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं फॉर द टाइमिंग म्यू नॉट से। सो व्हाट इज म्यू नॉट? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। आज तो मीडियम भी मेरा फ्री स्पेस ही है, यही तो कह रहा हूं मैं। स्टार्ट मैंने कहां से किया? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस ऑब्लिक वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। देन व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्री स्पेस? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, वो तो स्टैंडर्ड है ऊपर तो नीचे अपॉन फ्री स्पेस। तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई, इससे कम पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि फ्री स्पेस से कम मेरे पास क्या चीज है? कुछ भी नहीं है। तो तभी हम जब एयर की बात करते हैं तो कहते हैं कि एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, क्योंकि एयर को हम फ्री स्पेस सपोज कर लेते हैं, तभी हम बाहर 1 लिखते थे और हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल देते थे इस मीडियम का जिसमें वो रेंज आ रही थी। कोई डाउट हो? कोई डाउट हो बच्चा? तो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आ गया? फ्री स्पेस का 1 होता है भाई, मीडियम का मेरे पास म्यू आ गया। ठीक है जी, इसको रब कर लेते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब कुछ मीडियम की करैक्टरिस्टिक्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम। और ये मीडियम कौन सा है? अदर देन फ्री स्पेस। अदर देन फ्री स्पेस, अदर देन फ्री स्पेस मींस फ्री स्पेस के अलावा जो और मीडियम है उनकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, मीडियम जितना डेंस होगा उतनी ही वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगी। डेंसर विल बी द मीडियम, lesser will be the velocity, lesser will be the velocity of light। अब दो याद कर लो बेटा, एक तो वाटर के लिए जो म्यू वाटर है और एक म्यू ग्लास, ये याद कर लो क्योंकि ये बहुत काम आएंगे। दिस इज 1.5 एंड दिस इज 1.33। बेसिकली स्टैंडर्ड इसका 4/3 है और इसको 3/2 लिखते हैं। म्यू फॉर वाटर इज 4/3 एंड म्यू फॉर ग्लास इज 3/2। डेंसर विल बी द मीडियम, लेसर विल बी द स्पीड। अब ऊपर कौन सा डेंसर है? 1.5 वाला है। एस म्यू ग्लास ग्रेटर देन म्यू वाटर, सो जो V ग्लास में होगी वो V वाटर से कम होगी। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जितना मीडियम की डेंसिटी है, जितना मीडियम ज्यादा डेंसर होगा उतनी स्पीड ज्यादा कम हो जाएगी। तो मैंने कहा भाई जो आपका वाटर है ये 1.33 वाला है, ग्लास 1.5 वाला है, इट मींस ग्लास ज्यादा डेंसर है, तो वेलोसिटी जो है ग्लास के अंदर कम होगी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसको यहां लिख देते हैं म्यू इज इक्वल टू C/V, क्योंकि काम आएगा अभी। तो ये लो जी, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अब मान लो कोई मीडियम दिया हुआ है, फॉर ए पर्टिकुलर मीडियम, पर्टिकुलर मीडियम। अब किसी मीडियम की बात कर रहे हो आप, ये तो मुझे पता लग गया डेंसर है तो वेलोसिटी तो बात लग गई। अब उस मीडियम के अंदर भी फॉर ए पर्टिकुलर मीडियम द वेलोसिटी ऑफ हायर वेवलेंथ
विल बी हायर। कि भाई जिसकी अब एक किसी मीडियम, अब ये तो पहले क्या था कि यहां तो ये डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा ज्यादा डेंसर है, कौन सा कम डेंसर है, वहां वेलोसिटी चेक कर लो। तो मैंने कहा जी वेलोसिटी ग्लास में कम आ रही है तो ग्लास ज्यादा डेंसर है। अब मैं ग्लास ही की बात कर रहा हूं, उसमें मैंने बहुत सारी वेवलेंथ डाली, तो कहते हैं जिस वेवलेंथ की वेलोसिटी, जो वेवलेंथ ज्यादा बड़ी है मैग्नीट्यूड में, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। मैंने कहा भाई एक ये मीडियम है, यहां पर डाल दी मैंने, चलो व्हाइट लाइट मींस 7 कलर VIBGYOR, और सेम स्पीड से सारे चल रहे हैं एयर के अंदर सबसे, और जैसे एंटर किए तो येलो वाली जो है वो वॉलेट से बड़ी वेवलेंथ है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, रेड सबसे बड़ी है तो रेड की सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी। मैंने क्या कहा कि एक मेरे पास व्हाइट लाइट आ रही है, ऊपर से कर दिया VIBGYOR, विबग्योर, दीज आर द 7 कलर्स इन व्हाइट लाइट, और एयर में सारे चलते हैं सेम स्पीड से, वो तो नेचुरल है क्योंकि तभी तो व्हाइट लाइट बनती है। जब इसके अंदर एंटर करेंगे ये कलर सारे सेम स्पीड से एंटर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही एंटर करेंगे ये वेवलेंथ सबसे बड़ी है, ये जल्दी बाहर आ जाएगी क्योंकि इसकी स्पीड इसके अंदर सबसे ज्यादा हो, मतलब लेस इफेक्टिव होगी, ये कह लो वर्ड आप। तो जिसकी वेलोसिटी जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसकी स्पीड यहां पर सबसे कम होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। यही रीजन है जब व्हाइट लाइट को आप किसी ग्लास स्लैब में से पास करते हो, रेड कलर सबसे पहले बाहर आता है ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई डाउट हो बच्चा आपको? मैंने क्या कहा, व्हाइट लाइट फ्री स्पेस में चल रही है विद सेम स्पीड, तो इस बाउंड्री तक स्पीड सारे कलर की सेम है। जैसे ही मीडियम आएगा, वो कह रहा है मीडियम के अंदर जो है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा बड़ी है उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, इससे तो कम होगी लेकिन मतलब लेस कम होगी, ये वर्ड लगा दो चाहे आप, लेकिन मुझे वर्ड क्या लगाना है, फॉर ए पर्टिकुलर मीडियम द वेलोसिटी ऑफ हायर वेवलेंथ विल बी हायर। तो ये पर्टिकुलर मीडियम है, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी ग्लास, कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर जब सारी रेज आई तो यहां पर इसकी वेवलेंथ, इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा कम होगी, तभी तो हम आगे आगे डिस्पर्शन पढ़ेंगे कि कलर्स आपके स्प्लिट हो जाते हैं, बेंडिंग भी होगी और स्प्लिटिंग भी हो जाएगी। तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा कम होगी, इसकी थोड़ी और कम होगी, और इसकी वेलोसिटी में सबसे कम असर पड़ेगा इसकी वेलोसिटी के अंदर। तो वेलोसिटी ऑफ लार्जर वेवलेंथ विल बी, तो लिखा फॉर ए पर्टिकुलर मीडियम द वेलोसिटी ऑफ हायर वेवलेंथ विल बी हायर। तो इसलिए ये मीडियम है, मैंने ग्लास की बात कर ली यहां पर आपकी, 7 कलर्स विद सेम स्पीड आ रहे थे इसके अंदर, जैसे ही एंटर किए जिसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी है उसकी स्पीड अंदर सबसे ज्यादा है। मैं कह रहा हूं बट दिस इज द रीजन दैट देयर जो रेड कलर है आपका वो सबसे पहले स्लैब से बाहर आएगा। कोई डाउट हो बच्चा? यहीं से मैं एक और चीज जो आगे जाके आपको बहुत काम आएगी, आगे जाके बहुत काम आएगी, एक और चीज यहीं से निकालना चाहूंगा। अभी आपने कहा है म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, यू आर सेइंग म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी। मैंने कहा चलो भाई ये एक मेरे पास सेपरेटिंग मीडियम है, इधर तो ग्लास है भाई, ऊपर फ्री स्पेस है और इधर भी फ्री स्पेस है, मतलब सिर्फ मैंने जस्ट ये तो एक बाउंड्री है विच शोज कि भाई इसके नीचे ग्लास हो जाएगा। ठीक है बच्चा, इसको ऊपर ले देते हैं, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी। लाइट आ रही है, यहां पर भी लाइट आई विद स्पीड सी आई, यहां पर भी विद स्पीड सी आई, अब अंदर यहां पर भी स्पीड सी होगी, यहां अंदर स्पीड वी हो जाएगी। यही कह रहे हो आप? यही कह रहे हो बच्चा? अब मैंने क्या किया, नोट किया इन टाइम टी, सपोज वो पहुंची है यहां पर और यहां पहुंच गई है यहां पर, इन टाइम टी, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, इसको यहां से रब कर देता हूं भाई मैं, ये डिस्टेंस कितना होगा, c इंटू टी होगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, इसको d मान लेते हैं, जो भी मानना है, या d ग्लास कर दो, d ग्लास इंटू टी होगा। यही होगा बच्चा जी, चेक कर लो, वेलोसिटी इज डिस्टेंस इनटू टाइम, यही है, देखो चेक कर लो आप। इसको ऊपर पुट करें जरा, व्हाट इज दिस c के अंदर, हां जी, तो c इंटू टी डिवाइडेड बाय v, कोई फर्क पड़ा भाई?
ये कितना आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एयर डी एयर या डी नॉट कर दो और इसको डी ग्लास कर दो। ठीक है, चेक कर लो, कोई फर्क पड़ रहा हो आपको, चेक कर लो, डी नॉट है भैया, चेक कर लो कोई डिफरेंस, कोई आपको मतलब कहीं चीज कोई समझ ना आ रही हो। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं ग्लास को, एयर आ रही है, सॉरी लाइट आ रही है, यहां पर ग्लास में एंटर करेगी, यहां वही फ्री स्पेस है, मतलब वही एयर में चल रही थी, तो बाउंड्री बनाई है मैंने, किससे नीचे की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर इन टाइम टी यहां पहुंची और यहां पर इन टाइम टी यहां पहुंच गई है, क्योंकि यहां स्पीड कम है, यहां स्पीड ज्यादा है, ये तो मुझे पता ही है। तो यहां डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, सॉरी यहां v इनटू टाइम है, सॉरी, और यहां डिस्टेंस ट्रेवल c इनटू टाइम हो जाएगा। इस डिस्टेंस को डी नोट मान लो और इस डिस्टेंस को dg मान लो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ग्लास। इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो ऊपर मैंने इंटू टी किया, नीचे भी इंटू टी किया, तो c इंटू टी में क्या करूं, कितना आ रहा है, डी नोट आ रहा है, यहां पर v इंटू टी कितना आ रहा है, dg आ रहा है। व्हाट इज डी नॉट, म्यू dg। अब एक नया शब्द डिफाइन कर रहा हूं, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ, कि भाई इस मीडियम के अंदर जो ऑप्टिकल पाथ है वो इतना है, म्यू इंटू dg। मतलब जब कोई रे ऑफ लाइट आपकी मीडियम में चलेगी तो वो लेस डिस्टेंस चलेगी, उतने टाइम में वो बाहर ज्यादा डिस्टेंस चल सकती थी, तो ऑप्टिकल पाथ कितना भी उसके अंदर, वो यहां से निकलेगा म्यू इंटू dg करके। तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके मीडियम का ज्यादा होगा, उतना ही अंदर डिस्टेंस कम चलेगा, लेकिन बाहर तो वो ज्यादा डिस्टेंस चल सकता था, दैट इज ऑप्टिकल पाथ। तो व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ, उसको डिफाइन भी कर सकते हो आप, चाहो तो डिफाइन कर लो। यहां पर इसको रब कर लेते हैं अभी, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। सो व्हाट इज योर ऑप्टिकल पाथ, ये चीजें काम आएंगी आपके बहुत आगे चल के, और यही समझाना इजी है इनको, फिर आगे जाके अलग से समझेंगे तो उस समय चीजों में दिक्कत आती है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन फ्री स्पेस in given interval of time is equal to, हाँ जी, distance traveled by light in medium in same interval of time, कहता है जितने टाइम के अंदर वो डिस्टेंस फ्री स्पेस में गिवन चलती है, इतना चलेगी, वो ऑप्टिकल पाथ होगा मीडियम के अंदर। कोई डाउट हो बच्चों? मान लो मैंने कहा यहां पे 2 सेकंड की बात करनी है, तो 2 सेकंड डिस्टेंस ये चला है, तो यहां जो डिस्टेंस चले, चलो ग्लास की बात करते हैं, ग्लास का म्यू मुझे पता है कितना होता है, 1.5 होता है। चलो ग्लास के लिए डिफाइन करते हैं, इसको भी ग्लास के लिए डिफाइन करते हैं अभी, ग्लास के लिए, इसको नहीं, अभी डेफिनेशन की बात नहीं करते, पहले अभी इसको और डिफाइन करते हैं, ग्लास की बात करते हैं। मुझे पता है म्यू ग्लास कितना है, 1.5 है, मींस वेलोसिटी कितनी होगी, अगर c है तो ग्लास में वेलोसिटी कितनी होगी भाई, चलो दिस इज इक्वल टू c बाई v, तो व्हाट इज v, c बाई 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁸ होती है वेलोसिटी। ठीक हो गया, मुझे पता है नहीं बात। तो अब एक तो ये मेरे पास ग्लास है, ये मेरे पास एयर है, ये सारी एयर है, यहां डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड कितना होगा, 3 इंटू 10⁸ इंटू 2, इतने मीटर हो जाएंगे जो भी होंगे। यहां पर ये ग्लास है, डिस्टेंस ट्रेवल 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2 मीटर, तो यहां पर तो कितना आ गया, 6 इंटू 10⁸, यहां कितना आ गया, 4 इंटू 10⁸। अगर मैं इसको बनाना चाहता हूं मेगा, तो 600 मेगामीटर, और यहां पर आ जाएगा 400 मेगामीटर। देख लो, तो व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ,
दिस इज द ऑप्टिकल पाथ। डिस्टेंस यहां 400 चला है बट ऑप्टिकल पाथ 600 है। यहां डिस्टेंस आपके अकॉर्डिंग 400 मेगामीटर है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है बच्चा जी? ऑप्टिकल पाथ कितना है? 600 मेगामीटर है। तो ऑप्टिकल पाथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फ्री स्पेस बाय द लाइट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इन विच इट ट्रेवल्स द डिस्टेंस इन द मीडियम। तो पहले डिस्टेंस कहां का निकालोगे आप? मीडियम का निकालोगे, जो भी आ रहा है, ठीक है जी। फिर उतना टाइम, जो टाइम लगा उसको, उस टाइम में यहां वाला डिस्टेंस निकालो, वो ऑप्टिकल पाथ बनेगा। और मेरे लिए कैलकुलेशन करना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने फॉर्मूला निकाल दिया, बस म्यू इंटू डी कर दो भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीडियम इंटू म्यू कर दो, दैट इज ऑप्टिकल पाथ। ठीक हो गया ऑप्टिकल पाथ। ये बहुत काम आएगा आगे चल के आपके। आगे आपने वो चीजें करनी है जब रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब वगैरह, तो वहां अगर ये मुझे कंसेप्ट क्लियर हो तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता हूं। फिर चलें आगे बच्चा। तो ये मैंने सारा आपको बताया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। मैं ऑप्टिकल पाथ को फिर रिपीट कर रहा हूं। ऑप्टिकल पाथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन फ्री स्पेस इन द टाइम इन विच इट ट्रेवल्स डिस्टेंस इन द गिवन मीडियम। तो जो भी डिस्टेंस, जो भी टाइम वो डिस्टेंस चलाने में गिवन मीडियम में जहां तक पॉइंट लगा रहा है, वो टाइम कैलकुलेट वहां से करो, उतने टाइम में जो फ्री स्पेस में डिस्टेंस ट्रेवल है, दैट इज ऑप्टिकल पाथ। तो मैंने कहा वहां मैं टाइम वगैरह की बात नहीं कर सकता, तो मैंने फॉर्मूला निकाला हुआ है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू म्यू इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द मीडियम। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो? चलें आगे नेक्स्ट। अभी मैंने बात की है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब मैंने कहा भाई जब दो मीडियम मेरे पास आ जाएंगे तब तो मुझे कंपैरिजन भी करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि जब मेरे पास दो मीडियम आ जाएंगे तो मुझे तो फिर कंपैरिजन भी करना पड़ेगा, और जब कंपैरिजन करना पड़ता है तो मुझे वर्ड लगाना पड़ता है फिर रिलेटिव और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस किसके कंपैरिजन में मैं उसको कंपेयर कर रहा हूं। सो द वर्ड इज रिलेटिव और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी तक तो क्या था ये एब्सोल्यूट, अब मेरे पास है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई डाउट हो बच्चा जी? मैंने कहा कोई बात नहीं, ये एक मेरे पास सेपरेटिंग मीडियम है, ये रे ऑफ लाइट आई, चलो बेंड टू वर्क कर लेते हैं, यहां भी कुछ एंगल होगा, यहां भी कुछ, डायरेक्शन की बात नहीं करता मैं। ये सपोज मीडियम 1 है, ये सपोज मीडियम 2 है, राइट। Then a refractive index of medium 2 with respect to medium 1, ऐसे लिखते हैं इसको, of 2 with respect to 1 is equal to mu2 by mu1। अगर आपने 2 का निकालना विद रिस्पेक्ट, आप चाहो तो 1 का भी निकाल सकते हो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू mu1 by mu2। और तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी निकालो भाई। इसका इसके साथ कंपेयर करो या इसका इसके साथ कंपेयर करो। अगर ये रेयरर है और ये डेंसर है तो जब इसका कंपेयर करोगे इसका इससे तो ये बड़ा आएगा, और जब इसका तो छोटा आ जाएगा, क्या दिक्कत है? सपोज, चलो कोई बात नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी रिलेटिव, या चलो ऐसे ही करते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होगा भाई? एयर मींस फ्री स्पेस, और यू कैन यूज द वर्ड, स्टार्टिंग में आप वर्ड लगा सकते हो फ्री स्पेस। कितना होगा भाई? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, उसको क्या लिखते हैं? एयर लिखें या नॉट एयर कर देते हैं, चलो। तो वो म्यू वाटर बाय म्यू एयर आ जाएगा। म्यू वाटर 1.5 होता है, बाय एयर सॉल्व करके 3/2 आ जाएगा। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस मींस एयर, दैट इज म्यू जी बाय म्यू एयर, या फ्री स्पेस एक ही बात है। तो म्यू जी कितना होता है भाई? 4/3 ग्लास, पहले उल्टा कर दिया, भी वाटर का होता है ये 4/3, मैंने गलत कर दिया बेटा जी, तो ये आएगा 4/3। ग्लास का होता है 3/2,
डिवाइडेड बाय 1, सॉल्व करके 3/2 आ गया। अब आपकी मर्जी है, आप क्या कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर भी निकाल सकते हो। दैट विल बी म्यू जी बाय म्यू वाटर। व्हाट इज म्यू जी, आपको पता है 3/2 अपॉन 4/3, सॉल्व करके 9/8 आ जाएगा। आप चाहो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास भी निकाल सकते हो। दैट विल बी म्यू वाटर बाय म्यू ग्लास। म्यू वाटर इज योर 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2, ये 8/9 आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, कुछ भी कैलकुलेट करो आप। भाई आपने रिलेटिव की बात करनी है ना, तो किसी का भी बेस बना सकते हो कि किसके कंपैरिजन में बात करना चाहते हो। कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो। चले आगे। अभी मैंने पीछे आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C बाय V, यही बताया बच्चा जी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर, जब लाइट आपकी मीडियम में से पास करेगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती उसकी। तो व्हाट इज C, न्यू लैम्डा एयर। व्हाट इज V, न्यू लैम्डा मीडियम। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा एयर बाय लैम्डा मीडियम। और एक चीज मैंने और कह दी आपको कि जब लाइट आपकी मीडियम में से पास करती है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती उसकी, मतलब उसका कलर चेंज नहीं होता। अगर रेड लाइट है तो वो रेड ही रहेगी, उसकी वेवलेंथ थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है लेकिन कलर चेंज नहीं होगा उसका। तो जब लाइट आपकी मीडियम में से पास करती है तो उसका कलर वही रहता है, उसका फेज भी वही रहेगा। उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, कोई बात नहीं, वेलोसिटी चेंज हो ही रही है, वो तो हमने सारा पढ़ ही लिया वो तो कोई डाउट हो आपको सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, क्योंकि मुझे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना था। तो मैंने क्या कहा आपको कि जब लाइट आपकी मीडियम में से पास करेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होती है। और वेलोसिटी चेंज ही ड्यू टू वेवलेंथ होती है। अगर वेवलेंथ सेम रहेगी तो वेलोसिटी चेंज ही कहां होगी, फिर तो बराबर आ जाएगी। चलें आगे। अब मुझे डिस्कस करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज वही रहेंगे जो आपने स्टडी किए थे 10th क्लास के अंदर, लॉ कभी चेंज नहीं होंगे। मुझे स्टडी करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये नॉर्मल प्लॉट कर दिया, दो बना रहा हूं मैं, ये नॉर्मल। यहां पर मैंने क्या कहा, बेंड्स, चलो जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते आए हैं, एक रे ऑफ लाइट आ रही थी, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ये नॉर्मल पढ़ते हैं हम लोग, हमें माइंड में फिक्स कर दिया गया है कि भी मीडियम जो डेंसर होगा हमेशा, और जो मेरी लाइट है वो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी। ये थोड़ा सा 10th क्लास में थोड़ा सा फिक्सअप किया गया था क्योंकि एक ही फिगर बनाई गई थी। बट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, सॉरी, बट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दोनों फिगरें मैंने इसलिए बनाई हैं, दोनों फिगरें मैंने बनाई हैं। The phenomenon of bending of light either towards the normal or away from the normal, either towards the normal or अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दोनों ही बातें हैं बेटा जी। द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स अ मीडियम, जब वो किसी मीडियम में एंटर करती है, लाइट आइदर टुवर्ड और अवे, व्हेन इट एंटर्स द मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं भाई, इज नोन एज रिफ्रैक्शन। इस फिनोमिनन को रिफ्रैक्शन बोलते हैं भाई, पहली बात। तो ये दोनों बनाए मैंने, आइदर टुवर्ड और अवे वाला। कहते हैं अब लॉ क्या है इसके भाई, नंबर 1 द इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड
हाँ जी, रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। जैसे आपके रिफ्लेक्शन में थे ऐसे यहां पर भी वो सारे सेम प्लेन में हैं, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा आपको कि भी नॉर्मल मेरा ये है या नॉर्मल मेरा ये, सारे बोर्ड पे प्लॉट करके दिखाया मैंने आपको। नंबर 2, यहां जैसे वहां पर क्या था, एंगल आई बराबर एंगल आर आया था, यहां पर भी एक रिलेशनशिप है आई और आर के अंदर कि मान लो मैंने कहा ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है ये मीडियम 2 है, ये इसको हाँ चलो कोई बात नहीं, कहता है यहां पर भी क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहले वाले में आई एंगल बन रहा है, इज इक्वल टू इज कांस्टेंट। तो इसको हम ऐसे कर ले, ये चलो ये ले देते हैं कोई बात नहीं, इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ये कांस्टेंट है भाई। जो एंगल जिस मीडियम में आपकी रे बना रही है विद द नॉर्मल, उसका साइन निकालो और उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखो, कांस्टेंट आएगा, कहता है। ये रिलेशनशिप है। यहां पर आई बराबर आर नहीं है, लेकिन उसकी भी रिलेशनशिप तो है, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, अपना मीडियम उसका अपना मीडियम, बस ये दोनों कांस्टेंट है। अब अगर मैं ये कह दूं भी ये एयर है और ये ग्लास है, ठीक है जी, तो क्या बन जाएगा यहां से, μ1 बाय μ2 इज इक्वल टू साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर, ठीक है जी, सॉरी μ2 बाय μ1, राइट, साइन ऑफ तो μ2, अगर μ1 आपका एयर है तो μ2 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर आ जाएगा, और म्यू इज इक्वल टू साइन, अब इसको नीचे लिख देते हैं, तो और म्यू बाय 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ आई बाय साइन आर। तो 10th क्लास में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऐसे समझाया गया था, क्योंकि वहां कोई मैंने रिलेटिव की बात नहीं की थी, ना ही मैंने किसी तरह के कंपैरिजन की बात की थी, वहां तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकाल रहा था। एयर में अगर कोई मेरी रे है और किसी मीडियम में जाती है तो क्या फर्क पड़ेगा, मैंने आपको ऐसे समझाया था। वहां मेरी कुछ कंपल्शन थी, क्योंकि मुझे ना तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता था, ना ही मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कोई स्टडी थी, तो मैंने तो सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बताना था, उसके लिए मैंने ये लॉ यूज किया था अपना। लेकिन बेसिकली बेंडिंग टुवर्ड बेंडिंग अवे दोनों होती हैं। अब क्योंकि ये हमेशा एयर से ग्लास में नहीं आएगी, इट कैन कम फ्रॉम ग्लास टू वाटर, ग्लास डेंसर है वाटर के कंपैरिजन में, तो अवे हो जाएगी। मान लो ये आपका ग्लास हो और ये वाटर हो, सॉरी ये वाटर हो, तो अवे, अगर ऊपर वाटर नीचे ग्लास तो टूवर्ड, ऊपर एयर नीचे वाटर अगेन टूवर्ड, ऊपर एयर नीचे ग्लास अगेन टूवर्ड। तो अगर ऊपर एयर है नीचे ग्लास रखो या वाटर रखो तो टूवर्ड ही बेंड होगी, लेकिन अगर यहां मैं ऐसे कर दूं, नीचे वाटर रख दूं, ऊपर मेरा ग्लास हो, तो बेंड अवे भी होगी। तो आज मैंने कंपैरिजन पढ़ लिया है। तो ये है मेरे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके लिए मुझे बेसिक नॉलेज पहले चाहिए थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाली। अब प्रॉब्लम्स करते हैं, ये और क्लियर हो जाएगा मुझे। और लॉ तो मेरे लॉ थोड़ा ना चेंज होंगे, मैंने कहा लॉ तो मेरे सेम रहेंगे। मैंने क्या कहा, लॉ मेरे सेम रहेंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स करते हैं, फिर तो इसको और क्लैरिफाई करते हैं। अभी न्यूमेरिकल से पहले एक काम और करते हैं, कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन। ये भी पॉसिबिलिटी है भाई कि मीडियम तो अलग अलग जरूर हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। कहता है फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है भाई कि एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली आई, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, 0। तो व्हाट इज, आपने क्या पढ़ा हुआ है, μ1 साइन ऑफ आई इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ आर, यही पढ़ा भी आपने भाई। जब साइन आई 0 हो गया है और आपने कहा मीडियम क्या दोनों का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज μ1 है, इसका μ2 है, μ1 और μ2 तो फाइनाइट है, तो फिर साइन आर ही 0 होगा। कोई डाउट हो बच्चा? कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन, सॉरी नो बेंडिंग, नो बेंडिंग।
और फिर वर्ड वो तो वही आ गया, नो रिफ्रैक्शन, क्योंकि बेंडिंग हुई है तो रिफ्रैक्शन हुआ है। कंडीशन ऑफ नो बेंडिंग ऑब्लिक रिफ्रैक्शन, ठीक हो गया। अब एक और चीज है, मैंने क्या नोट किया कि यहां तो नॉर्मली आ रही थी भाई, एक रे आई और सीधी चली गई, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। फिर मैंने यही पढ़ा है μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। अगर एंगल I बराबर R है वो तभी पॉसिबल है अगर दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होंगे। वो तभी पॉसिबल है जब दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होंगे। नो डाउट सेपरेटिंग बाउंड्री तो आपको दे दी किसी ने, लेकिन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस बराबर हैं, तो इन दोनों ही केसेस में कोई बेंडिंग नहीं होगी। या तो इंसिडेंस नॉर्मल हो, साइन आई 0 है, μ1 μ2 फाइनाइट है, इसका मतलब साइन आर 0 है। सेकेंड केस, ये फर्स्ट केस है बच्चा। सेकेंड केस आपके पास आई भी है और आर भी है, लेकिन आई और आर बराबर आ रहे हैं। तो मैंने कहा फॉर्मूला मेरा यही है, अगर आई बराबर आर है तो साइन आई और साइन आर बराबर हो, तो साइन आई और ये कट गए आपस में, तो μ1 बराबर है μ2, मींस दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, ये मतलब है इसका। तो सेकंड वाले के अंदर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, कोई डाउट हो तो इन दोनों ही केसेस के अंदर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी देयर इज नो रिफ्रैक्शन, देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट नो रिफ्रैक्शन। तो यहां पूछ सकता है क्या बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई 0 है और आर 0। यहां पूछ सकता है कि बराबर क्यों हुए आपसे, वो कोई डाउट हो बच्चा जी। चलें आगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि एक रे ऑफ लाइट आ रही है आपके पास एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, राइट, और बेंड कर गई है और एंगल है ये 45 डिग्री का। कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बताओ। ऊपर एयर है और नीचे मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बताओ। तो व्हाट इज म्यू, साइन आई बाई साइन आर। अभी आपको बताया अगर ऊपर एयर हो तो सिंपल साइन आई बाई साइन आर है, और नहीं फिर अगर ऐसे नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, अपना स्लेंस लॉ लगाओ ना, म्यू एयर इनटू साइन ऑफ 60 बराबर है म्यू मीडियम इनटू साइन ऑफ 45। ये था ही मेरे पास, बेस्ट है इसको। तो म्यू एयर 1 है, व्हाट इज साइन 60 √3/2, म्यू मीडियम व्हाट इज साइन 45 1/√2। सो व्हाट इज म्यू मीडियम, कितना आ जाएगा, √3/√2 इज इक्वल टू 1.5 रूट, रफली 1.2 आ जाएगा सॉल्व करके, क्योंकि 1.2 का रूट क्या होता है, सॉरी 1.2 का स्क्वायर क्या होता है 1.44, तो 1.44 का रूट 1.2 आएगा, यही बनेगा। चेक कर लो भाई। सेकंड क्वेश्चन कहता है एक मीडियम है मेरे पास, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये एक मीडियम है, चलो कोई बात नहीं जो भी है, ये रे इंसिडेंट हो रही है, इसमें कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है और कुछ रिफ्लेक्ट भी हो रही है। कहता है जो ये एंगल आई है, तो ये भी अब मेरे लिए मुसीबत हो गई है कि मैं इसको आर लिखूं, तो जब मेरे पास स्टैंडर्ड फिनोमेना मेरा रिफ्रैक्शन चल रहा है तो इसको मैं आर लिखूंगा, और ये मेरा रिफ्लेक्ट, ये मेरी इंसिडेंस रे है, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे है। कहते हैं जी इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बताओ, कहता है मुझे। तो क्या करना पड़ा मुझे, म्यू एयर इनटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू मीडियम इनटू साइन ऑफ आर, यही होगा भाई। चेक कर लो भाई, चेक कर लो भाई। अब आराम से बात करते हैं, आराम से बात करते हैं।
ये n और n डैश एक स्ट्रेट लाइन है, चेक कर लो। इसके ऊपर i प्लस 90 प्लस r बराबर है 180 डिग्री और i प्लस r बराबर है 90 डिग्री। व्हाट इज r? 90 माइनस i। ठीक है बच्चा, चेक कर लो, पुट करो। म्यू एयर 1 होता है, साइन ऑफ i बराबर है म्यू मीडियम साइन ऑफ r, सो दैट इज साइन ऑफ 90 माइनस i, ये बन जाएगा कॉस i। तो साइन ऑफ i बराबर है म्यू मीडियम इंटू कॉस ऑफ i। यहां लिख रहा हूं मैं, व्हाट इज म्यू मीडियम? साइन ऑफ i बराबर कॉस ऑफ i इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ i। ये आ जाएगा भाई। ये हम अगले चैप्टर में जाके जब हम वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे वहां एक फिनोमेनन करेंगे, ब्रूस्टर लॉ, वो है बेसिकली ये। अगला चैप्टर मेरा वेव ऑप्टिक्स का, अभी मेरी रे ऑप्टिक्स चल रही है, आगे जाके वेव ऑप्टिक्स की बात करनी है, वहां पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, वहां ये यूज होगा फिनोमेनन। लेकिन न्यूमेरिकल तो मैं यहां भी कर सकता हूं। न्यूमेरिकल में क्या है? कोई डाउट हो बच्चा जी? इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, पहले वाले न्यूमेरिकल को, इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। वो कहता है, थर्ड न्यूमेरिकल, अगेन सेम काम हुआ, सेम काम हुआ। ये एंगल 60 है और ये एंगल वही 45 है। यहां लैम्डा जो है वो है 4500 एंगस्ट्रॉम। यहां लैम्डा बताओ भाई मीडियम में कितनी है? सेम को एक्सटेंड कर लिया मैंने इसी को। तो पहला पार्ट तो यही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है म्यू जो है लैम्डा एयर बाय लैम्डा मीडियम होता है, ये मैं पढ़ा आया हूं पीछे। सो व्हाट इज लैम्डा मीडियम? लैम्डा एयर बाय म्यू। लैम्डा एयर कितनी है भाई? 4500 एंगस्ट्रॉम बटे म्यू कितना निकाला मैंने? 1.2। तो ये आ जाएगी 45 इंटू 10 कर लो, डिवाइडेड बाय 12 कर लो, तो ये आ जाएगा 15,000 बाय 4 आ जाएगा। तो ये 3750 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। उसी को एक्सटेंड कर लिया ना मैंने, फिर मैं कहा, तभी मैंने जान के इसको रब नहीं किया था अभी तक, कि एक लाइट आ रही है एट एन एंगल 60 विद द नॉर्मल, गेट रिफ्लेक्टेड एट एन एंगल 45 विद द नॉर्मल, the velocity of light in air is 4500 angstrom, find the velocity of light in medium। तो पहले मुझे म्यू निकालना पड़ेगा, फिर वो नेक्स्ट पार्ट बनेगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक बाउंड्री है मेरे पास, चलो यहां बना देते हैं, एक बाउंड्री है, एक रे ऑफ लाइट जा रही है जिसकी वेवलेंथ है 400 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये मीडियम 1 है। अब वो मीडियम 2 में चली गई है, दिस इज मीडियम 2। वेलोसिटी जो है इंक्रीजेस बाय वेलोसिटी इंक्रीज बाय 25%। वेलोसिटी बढ़ गई है 25%। और यहां मैंने फ्रीक्वेंसी चेक की, वो कितनी आ रही है? 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज सेकेंड मीडियम में। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। मीडियम 1 के बारे में ये दिया हुआ मुझे, एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है, कुछ वेलोसिटी होगी उसकी, तभी एंटर करेगी मीडियम 2 में। जब वो मीडियम 2 में एंटर की, उसकी वेलोसिटी 25% से बढ़ गई। ठीक है जी, बढ़ गई वेलोसिटी। और यहां मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेक की लाइट की, वो ये आई मेरे पास। कहता है फाइंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड 2। ये निकालना है भाई। भाई यहां वेलोसिटी सपोज कर लो v1 है, यहां सब वेलोसिटी सपोज कर लो v2 है। लिटरली v2 कितना है? v1 प्लस 25% ऑफ v1। कोई डाउट हो? पहली बात, ये अगर v1 है तो 5/4 v1 आगे जाके बन जाती है। वो कहता है मैंने यहां फ्रीक्वेंसी चेक की, वो इतनी आई है,
तो भाई मैंने कहा फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं, वो तो चेंज ही नहीं होती, तो मैंने पढ़ लिया। तो व्हाट इज V1, क्या होती है भाई, न्यू लैम्डा 1, तो 5 इंटू 10⁻14 इंटू 400,000 एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻−10 मीटर। सॉल्व करके बन जाएगा 5 4 ज़ा 20, ये 7 इंटू 10⁻7 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, क्या होता है अभी, वो C/V1 हो जाएगा। C कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁸, तो 1.5 आ गया। चेक कर लो जी। V1 मुझे पता है, व्हाट इज V2, 5/4 ऑफ V1, तो V1 कितनी है, इंटू 2 इंटू 10⁸, तो 5/2, तो 2.5 इंटू 10⁸। व्हाट विल बी μ2, C/V2, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10⁸, 30/25, 6/5, 1.2 आ गया भाई सॉल्व करके। तो 3/2.5 कितना आ गया, ये 1.2 आ गया सॉल्व करके। चेक कर लो बच्चा, सॉरी चेक कर लो बच्चा जी, इसको चेक कर लो बच्चा जी। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद वाटर इज 9/8 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद सम मीडियम इज 10/11। कोई मीडियम है, पता नहीं मेरे को। कहता है इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट in glass is 2 into 10⁸ meter per second, then find refractive index of medium. Find refractive index of medium. ये काम करना है भाई, मुझे ये निकालना है। लो जी, अभी हम पढ़कर आए हैं, क्या पढ़कर आए हैं, what is refractive index of glass with water is equal to mu glass by mu water. What is mu glass? C by velocity of glass divided by C upon velocity of water. तो ये सॉल्व करके V water by V glass आ जाएगा। चेक कर लो भाई, ये तो पढ़ा कर आए हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, कि जितनी डेंसिटी मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो यही तो आ गया, ग्लास के लिए नीचे ग्लास आ रहा है। ऐसे ही हम इधर कर सकते हैं। तो व्हाट इज म्यू वाटर टू ग्लास, सॉरी मीडियम, वाटर टू मीडियम इज इक्वल टू म्यू वाटर बाय म्यू मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी मीडियम बाय वेलोसिटी वाटर। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो। ये हमें दिए हुए हैं ये, तो यहां से क्या आ जाएगा, 9/8 इज इक्वल टू V वाटर बाय V ग्लास, और वहां से आ जाएगा 10/11 इज इक्वल टू V मीडियम बाय V वाटर। यही आ जाएगी। दोनों से V वाटर निकालो, या दोनों को क्या कर लो, इक्वेट कर लो। इक्वेट करके दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो V वाटर निकालो पहले ऊपर से भाई, V वाटर 9/8 V ग्लास, यहां से V वाटर निकालो, नीचे वाले से V वाटर इज इक्वल टू 11 V मीडियम बाय 10। दोनों वाटर किए, दोनों को इक्वेट कर दो। तो 9/8 V ग्लास इज इक्वल टू 11/10 V मीडियम। सो व्हाट इज V मीडियम, 9/8 इंटू 10/11 इंटू V ग्लास।
वी ग्लास आपको दी हुई है, कितनी है भाई वी ग्लास? 2। सो 9/8 इंटू 10/11 इंटू 2 इंटू 10⁸8। चेक कर लो बच्चा, 90/88 आ गया है नीचे, या ऐसे कर लो, हाँ ऐसे ही कर सकते हो, ऊपर आ जाएगा सॉल्व करके, पहले 9 आ जाएगा, ये मैं 5 कर रहा हूं, 2 यहां से निकाल दिया, 2 यहां से निकाल, 4/2 कर रहा हूं, बाई 22, ठीक है, इंटू 10⁸8। सो दिस इज 45/22 इंटू 10⁸8। तो ये आ जाएगी 2 पॉइंट, बिकॉज 22 टू 44 होते हैं, 1 बैलेंस बच गया है, अभी 0 आएगा, फिर मैं क्या करूंगा उसको एक और 40 बनाऊंगा, फिर एक और 0 आएगा। ये आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम है, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 20.00, क्योंकि 45/22 आया, पहले 22 टू 44, एक बैलेंस आ गया मेरे पास, डेसिमल लग गया, 10 बनाया, 0 क्यों फर्क नहीं पड़ा, 100 बनाया, सॉरी 100 बनाया, तो रफली आपका 2.04 आ गया, 2.04। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो? कोई डाउट हो इसके अंदर? कोई डाउट हो बच्चा जी? ये 90/88 आ रहा था पहले, ये तो 45/44 गड़बड़ कर रहा हूं मैं कहीं ना, ठीक है ठीक है, 45/22 किया मैंने, हाँ, तो दिस इज 180/88, 188/88, 90/44, ठीक है। कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो इसके अंदर, मुझे ये दिया हुआ है, ये इनको एक्सपेंड किया इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, आ गया ये। आप चाहो तो अगर वेवलेंथ देता तो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी कर सकता था इसको। चलें आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक रे ऑफ लाइट है, ये मीडियम 1 है भाई, इसमें इसकी स्पीड कितनी है? मीडियम 1, स्पीड है v। अगर तो ये जाती है मीडियम 2 के अंदर, इसकी स्पीड है दैट इंक्रीजेस बाय 25%, मींस 5v1/4 हो जाती है, इसको v1 मान लेते हैं। लेकिन अगर वो जाती है मीडियम 3 के अंदर, उसकी स्पीड हो जाती है कम, यहां पर इंक्रीज थी, यहां डिक्रीजेस बाय, तो यहां पर इंक्रीजेस बाय 25, यहां पर मीडियम 3 है, डिक्रीजेस बाय 25%, तो कितनी हो जाती है? 3v1/4 हो जाती है। कहते ये चेक कर रखा मैंने कि अगर कोई लाइट है मीडियम 1 में चल रही थी वो सॉरी मीडियम 2 में ये हो जाता, मीडियम 3 में ये होता है। कहते मैंने एक अरेंजमेंट बनाया, ये एक अरेंजमेंट है, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 3 है और ये मीडियम 1 है। यहां पर वो एक एंगल आई से इंसिडेंस हो रही है विच इज साइन इनवर्स 5/6। ठीक है जी। अब देखो 2 और 3 आराम से चेक कर लो, 2 और 3, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 3 है, तो वेलोसिटी कम हो रही है लाइट की, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी, बेंड कर दी। कहता मुझे फाइनल एंगल ऑफ इमर्जेंस बताओ कितना है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? एक रे ऑफ लाइट है जिसकी वेलोसिटी मीडियम 1 में कुछ वैल्यू है उसकी, जब वो मीडियम 2 में जा रही है तो 25% से बढ़ गई है, जब वो मीडियम 3 में जाती है तो 25% से कम हो जाती है। मतलब यहां अगर v1 है तो यहां 5v1/4 है, यहां 3v1/4 है। ये वेलोसिटी है लाइट की। कहता मेरे पास एक अरेंजमेंट है, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 3, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 3 है और ये मीडियम 1 है। मीडियम को यहां लिखता हूं मैं, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 3 है और ये मीडियम 2 है। ये अरेंजमेंट है। कहते हैं रे ऑफ लाइट एट एन एंगल साइन इनवर्स 5/6 पे यहां इंसिडेंस हुई है, तो मीडियम 2 में थी वो, मीडियम 2 से 3 में जा रही है, 2 से 3 में जा रही है, तो वेलोसिटी उसकी कम हो रही है, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल होगी। फिर ये कुछ एंगल बनेगा, इसको एंगल आर मान लो, ये एंगल दोनों बराबर होते हैं, ये तो रूल है क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, एक लाइन कट कर रही है ऑल्टरनेट एंगल्स। फाइनली ये बाहर भी आएगी, फिर रिफ्रैक्शन होगा यहां पर। तो मुझे कहता है ई बताओ
तो एक पॉइंट ये है भाई, इसको पॉइंट ए मान लो, इसको पॉइंट बी मान लो, स्नेल्स लॉ लगा दो ए के ऊपर पहले, बाय स्नेल्स लॉ। इधर लिखते हैं इसको क्योंकि स्पेस मुझे चाहिए होगा बात। दिस इज 3v1/4 बाय स्नेल्स लॉ एट ए। लगाओ भाई, क्या पढ़ रखा है, म्यू कितना भी, कौन सा मीडियम है, सेकंड मीडियम है, μ2 इंटू साइन ऑफ, तो साइन इनवर्स 5/6 है, तो वो सॉल्व करके 5, चलो साइन ऑफ आई इज इक्वल टू μ3 साइन ऑफ आर, यही होगा बच्चा जी। μ2 बाई μ3। अब थोड़ा सा काम करना पड़ेगा मुझे पहले, कोई बात नहीं अभी कर लेते हैं। तो μ2 बाई μ3, अभी सारा काम हो जाएगा। तो सॉल्व करके ये 5/6 आ जाएगा क्योंकि आई दिया हुआ है, साइन इनवर्स 5/6 इज इक्वल टू साइन आर। तो यहां से साइन आर निकालते हैं भाई। तो μ2 बाई μ3, अब मुझे μ2 बाई μ3 चाहिए। मैंने पढ़ा है अभी, व्हाट इज μ2 बाई μ3 इज इक्वल टू v3 बाई v2, वेलोसिटी रेसिप्रोकल होती है, चेक कर लो। व्हाट इज v3, दिस इज योर v3 बाई v2, दिस इज योर v2। दोनों को डिवाइड करना है भाई, सॉल्व करके क्या आएगा, 3/5 आएगा, चेक कर लो, दोनों को डिवाइड करना है। तो यहां क्या बन जाएगा, दैट इज v3 बाई v2 इंटू 5/6 इज इक्वल टू साइन ऑफ आर, राइट, यही करते हैं। तो व्हाट इज v3 बाई v2, v3 बाई दिस इज v3 बाई v2, तो 3/5 आ जाएगा सॉल्व करके। 3/5 इंटू 5/6 इज इक्वल टू साइन ऑफ आर, सॉल्व कर लो, 5 कट गया 1/2, तो आर इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। चेक कर लो भाई, साइन आर 1/2, साइन आर 1/2 और आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो। ये इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं मैं, क्या बन जाएगा ये v2 बाई v3, v2 बाई v3, v2 इज योर 3/5 इंटू 5/6 इज इक्वल टू साइन ऑफ आर, और साइन आर इज इक्वल टू 1/2 और आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक हो गया बच्चा जी, 30 आ गया, ये भी 30 डिग्री बन गया। ई निकालना है मुझे, अब चल फिर चलो, क्या बन जाएगा भाई, μ3 साइन ऑफ 30 डिग्री बराबर है μ1 साइन ऑफ ई, यही होगा बच्चा जी। अब साइन 30 1/2 होता है, तो व्हाट इज μ3 बाय μ1, साइन 30 1/2 इज इक्वल टू μ1, वो तो उधर ले गया मैं, साइन ऑफ ई। μ3 बाय μ1 क्या बन जाएगा ये, v1 बाई v3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ v1 बाई v3, v1 बाई v3 3/4 आ जाएगा सॉल्व करके, तो ये बन जाएगा 3/4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ ई। द्वारा चेक कर लें, μ3 साइन 30 बराबर है μ1 साइन ई, ठीक है जी। तो μ3 बाई μ1, v1 बाई v3, v1 इज दिस, v3 दिस, 3v/4, 4/3, सॉरी उल्टा लिखा है मैंने, 4/3, दैट विल बी 4/3। तो व्हाट इज साइन ई, कितना आ जाएगा भाई, 2/3। तो व्हाट इज ई, साइन इनवर्स 2/3 आपका ई आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी। अब ये क्वेश्चन आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल्स लॉ का मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर हो गया, ये दोनों का मिक्सचर है कि यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सारे में लग रहा है और स्नेल्स लॉ भी लग रहा है साथ साथ, दोनों काम हो रहे हैं इसके अंदर। कोई डाउट हो बच्चा जी। तो आज मैंने आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात की है। अभी तो लाइट एंटर की है मीडियम में, अभी तो बहुत सारे काम होंगे। मान लो एक ये मीडियम है, ठीक है बच्चा जी, इसमें ये लाइट एंटर कर गई, यहां से एंटर कराते हैं, आपने कहा बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, लेकिन सीधा इसने ऐसे जाना था, ठीक है, यहां फिर आके पैरेलल बन गई। अब दो काम हुए हैं, एक तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, एक काम और भी हुआ है, ये जो यहां था पॉइंट, ये मुझे यहां नजर आ रहा है, जिसको मैं फिर बाद में जाके बना दूंगा रियल एंड अपरेंट डेप्थ की बात करूंगा इससे मैं। सारे काम इसी पर बेस्ड है, सारे काम इसी पर बेस्ड है।
अभी रे ऑफ लाइट चलेगी मीडियम के अंदर, तो मैं पहले करूंगा लेटरल के गेट रिफ्लेक्टेड फाइनली फ्रॉम द रे, जैसे यहां बनाया मैंने आपको। तो अभी ये सारी बातें करूंगा, ये और ये एंगल बराबर होंगे जब मीडियम वगैरह सारे ऊपर नीचे बराबर होते हैं, सारी बातें करूंगा मैं। तो मैं यहां पर एक तो इसकी बात करूंगा, अभी ये एंगल दोनों बराबर है, इट गेट लेटरली डिस्प्लेस्ड, पैरेलल होगी है इसके, पीछे आ गई है। तो जब पीछे आ गई है, ये पॉइंट देखो मुझे यहां नजर आएगा, फिर बाहर से अगर मैं देखूंगा तो मुझे तो ये पॉइंट यहां नजर आएगा। तो ये एक तो मैं इसकी बात करूंगा, रियल एंड अपरेंट डेप्थ में जाके यूज करूंगा इस कंसेप्ट को, तो और एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट का दो कंसेप्ट मेरे यहां से निकलेंगे। तो सारा काम इसी पर बेस्ड है। ठीक है बेटा जी, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।